नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के अंतर्गत घन और घनमूल की बात करेंगे। तो घन और घनमूल में जब हम बात करते हैं, तो इसमें पूर्व की क्लास में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल तथा घात और घातांक ये अध्ययन कर लिया है। तो जैसा हम जानते हैं कि जब किसी संख्या को उसमें जैसे वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं, संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करते हैं, तो वह दो की घात दो या दो का वर्ग कहलाता है। उसी तरह जब हम उसी संख्या को तीन बार गुणा करते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाती है? दो की घात तीन। या और कोई संख्या हम ले लें, तीन को तीन बार गुणा करते हैं, तो वह तीन की घात तीन कहलाती है। तो यहाँ यह हमारी संख्या की बात हुई। उसी तरह हम भिन्न की भी बात कर सकते हैं कि जब हम जैसे हमने लिया कि 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7। तो अगर इसको हम देखेंगे तो यह भी 2/7 की पावर 3 उसकी घात या पावर 3 के रूप में हम देखते हैं। और इन प्रश्नों को जब हम देखते हैं, तो यहाँ हम ये भी कहते हैं कि जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं संख्याओं का, कि हम 3 को 3 बार गुणा करते हैं। 3 × 3 × 3, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 की घात 3। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान आपका 27 यानी 27 होगा। उसी तरह 2/7 को हमने गुणा किया, 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7। तो ये आपका हो जाएगा कि 2/7 की पावर 3। और इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान आप देखेंगे कि 2 की 3 घात, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ऊपर आपका न्यूमरेटर 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर चूंकि 7 है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 343। उसी तरह हम माइनस, जैसे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याओं का भी हम निकालेंगे। -4 इंटू -4 इंटू -4 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा? -4 की पावर 3। और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -64। इसी तरह माइनस में हम भिन्नात्मक संख्या को भी लें कि -9/8 इंटू -9/8 इंटू -9/8। तो ये आपका हो जाएगा -9/8 की पावर 3 इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर माइनस और 9 का जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का 9 में जाएगा तो 81, और 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 1 टाइम जाएगा 9, और 9 का 8 टाइम जाएगा 72, यानी 729। और 8 का आप करेंगे तो ये आपका 512। अब यहाँ इस जो हमारे ये विभिन्न हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये है आपका जो रूप है। यहाँ 27 क्या है? जो 27 है ये क्या है? या 8/343 -64 या -729/512। तो ये सब क्या है? ये हमारी पूर्ण घन संख्या होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो पूर्ण घन संख्या है ये। और इसमें जो संख्या जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इस पूर्ण घन संख्या का जो घनमूल की बात हम करेंगे, इसका घनमूल जो होगा
अर्थात यहाँ हम बात करते हैं किसकी, घनमूल की बात करते हैं। तो इसका जो घनमूल होगा वह क्या होगा, जिस संख्या की 3 की घात, जैसे यहाँ पर घनमूल 27 का क्या हो जाएगा 3, यहाँ 8/343 का घनमूल क्या हो जाएगा 2/7, इसका 2/7। उसी तरह -64 का क्या होगा -4 इसका, और यहाँ पर -729/512 में इसका हो जाएगा -9/8, ये इसका घनमूल, अर्थात ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पर हम पूर्ण घन और उसके घनमूल की बात हम कर लेते हैं। तो इस आधार पर जब भी किसी संख्या को पूर्ण घन कब कहेंगे या किसी संख्या का घनमूल किस रूप में होगा, तो उसको इस तरह से हम समझते हैं कि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या, किसी संख्या n को, कोई संख्या n है, n को पूर्ण घन कब कहेंगे, पूर्ण घन तब कहेंगे जब किसी परिमेय संख्या, जब किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए वह परिमेय संख्या m है, तो m के लिए क्या होगा, m के लिए हमारा जो शेप आएगा, जो रूप आएगा, सूत्र के रूप में आएगा, हम ये कहेंगे कि n इज इक्वल टू m की पावर 3 और ये इक्वल m इंटू m इंटू m। इस रूप में यदि है तब हम n को क्या कहेंगे, तब हम n को पूर्ण घन कहेंगे। जब कोई परिमेय संख्या m क्यूब के रूप में, अर्थात किसी संख्या, परिमेय संख्या का वह घन होगा, उसका क्यूब पावर होगा यानी पावर 3 होगा, उस स्थिति में हम n को क्या कहेंगे, n को हम पूर्ण घन संख्या। जैसे यहां आप देखिए 27, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, यानी इसका रूप जब यहां ये n के रूप में है और 3 क्या है 3m के रूप, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई हम करते हैं, तब जो संख्या प्राप्त होती है उस रूप में, या 3 की पावर 3 है, उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह संख्या यानी 27 क्या है, वह 27 पूर्ण घन संख्या है। तो यहां अगर हम देखते हैं, एक प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है या वैसे भी एक नंबरी प्रश्न में पूछता है कि 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में पूर्ण घन संख्या कितनी होती है। 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में पूर्ण घन संख्या, तो यहां हम 1 से लेकर 10 तक का क्या करते हैं, हम उनका घन निकालते हैं, यानी उसका क्यूब निकालते हैं। जैसे यहां पे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, उसी तरह 5 का क्यूब 125, फिर आप इधर देखिए 6 का क्यूब आप निकालते हैं, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, उसी तरह 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब ये हो जाएगा 1000। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो पूर्ण घन संख्या यहाँ पर ये है क्या है
ये सारी संख्याएं, ये क्या है? ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये क्या है? पूर्ण घन संख्याएं। ये भी हमारा क्या है? ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 1000, यानी 1 से हमने शुरू किया और 1000 की संख्याएं जो हैं उनमें पूर्ण घन संख्या कितनी होती है? तो इनमें 10 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्या में क्या होता है? तक की संख्या में मात्र 10 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। मात्र 10 संख्याएं ही क्या हैं? पूर्ण घन संख्याएं हैं। यहां पर जैसे आपका 1 यानी 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। इसके अतिरिक्त 1 से लेकर 1000 यानी 1 to 1000 के बीच क्या है? इन 10 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वह पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। यहां एक चीज और आप गौर करेंगे कि यहां पर जो संख्याएं हैं, अब जैसे 1 को आप देखिए, 1 क्या है? यह विषम संख्या है। अब इसका जो घन होगा वह भी क्या है? वह भी विषम है। वहीं 2 आपकी सम संख्या है, तो उसका घन भी क्या है? 8, वह सम संख्या होगी। उसी तरह 3 आपका क्या है? 3 आपकी विषम संख्या, तो इसका घन 27 भी क्या है? यह भी विषम संख्या। उसी तरह इधर देखिए 8 आपका सम संख्या है, तो 512 भी उसका घन जो है वो सम संख्या है। उसी तरह 9 विषम संख्या है, तो 729 भी क्या है? वह विषम संख्या। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सम संख्याओं का घन सम संख्या और विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होती है। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होंगी, यानी सम संख्या का घन क्या होगा? इसका घन सम संख्या। और विषम संख्या का घन क्या होगा? विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या ही होगा। अर्थात यदि किसी सम संख्या का घन आप निकाल रहे हैं तो उसका घन क्या होगा? क्यूब, वह सम संख्या होगी। और कोई पूर्ण घन संख्या जो लिया गया है वो सम है, तो उसका क्यूब रूट जो होगा, घनमूल जो होगा, वह भी क्या होगा? वह सम होगा। विषम संख्या पूर्ण घन संख्या है, तो उसका घनमूल या क्यूब रूट क्या होगा? वह भी विषम होगा। तो यहां घन और घनमूल क्या है, हम इसकी बात किए। अब घन और घनमूल के बाद हम बात करते हैं कि जो ये क्यूब की बात हम करते हैं, तो क्यूब को अगर हम कहें तो यह एक ज्योमेट्रिकल शेप की बात हम करते हैं, ज्योमेट्रिक शेप है। तो यहां इसका जो ज्यामितीय निरूपण होता है, इसको एक उदाहरण से हम यहां देख रहे हैं। जैसे ये हमारा एक घनमूल, सॉरी घन, तो अब इसका एक मान जो होगा वो इसका घनमूल होगा। जैसे इसको हम इस प्रकार से समझें कि यहां सामान्य रूप में हम एक सिंपल एक यूनिट का देखते हैं। तो एक यूनिट का जब हम देखेंगे, ये हमारा एक यूनिट का, यानी यदि इसकी एक भुजा को हम माने तो वह 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और यह ऊंचाई हो गई और यह भी 1 सेंटीमीटर। अर्थात इसको इस तरह से हम समझें
कि ये जो शेप हमारा है ये क्या है, ये तीनों का मान 1 होता है। अब यहां जो हमने ये फिगर दिया है, यह 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो यानी इसका एक मान है, इसका एक और इसका एक, उसी तरह इधर एक, इधर और इधर, उसी तरह ऊपर भी आपका सबका मान कितना है, 1। अब एक साइड का हमने आपको यहां साइड में दिखाया, यही शेप आपका क्या है, यही शेप ऊपर भी है, यही शेप साइड में भी है, और यही शेप क्या है, नीचे भी है और सामने भी है। जैसे हम इसका एक सबसे साधारण उदाहरण हम देते हैं कि जो हम आप पाशा खेलते हैं वह क्यूब शेप में होता है, उसके 6 फलक होते हैं। तो यहां पर जैसे इस साइड उसके अपोजिट इस साइड, ऊपर के इधर और इधर से उधर, ये आपके क्या है, ये आपका ज्यामितीय निरूपण की बात हम करते हैं। और इस ज्यामितीय निरूपण के क्रम में हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें जैसे 1 सेंटीमीटर की बात हमने किया, तो इसका जो घन होगा वह 1 होगा। अब यहां जो दिया गया है वह कितना है, उसकी 3 इकाई। अब 3 इकाई का जो घन होगा, तो एक फलक पर आप देखिए इसके 3 लेयर आपके बन रहे हैं, यानी कितने वर्ग इसमें आपको मिलेंगे। तो एक में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक फलक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यानी इस लेयर में ये 3 खंड में आपका बनेगा। अगर इसकी हम बात करें तो एक खंड आपका ये बनेगा, एक खंड आपका ये, अगर हम टुकड़े में करें तो 3 टुकड़ों में ये बटेगा, और प्रत्येक टुकड़े में 9 आपके वर्ग बन रहे हैं। तो 3 का आप जोड़ेंगे तो 9 धन 9 धन 9 बराबर कितना हो गया, 27। अब यही चीज आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम इसको 3 को 3 बार गुणा करें, यानी एक भुजा 3 की है और वह 3 लेयर में है, उसको हम 3 बार गुणा करें, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 3 की पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 27 हो जाएगी। तो यह इसका ज्यामितीय निरूपण का रूप है। इसके बाद अब बात हम करते हैं किसकी, घनमूल की। यहां हम लोगों ने घन की बात किया, अब हम बात करते हैं किसकी, घनमूल की, क्यूब रूट की। तो घनमूल में जब हम आप बात करते हैं तो इसे सीधे सीधे ये समझ लें कि किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। यहां इसको परिभाषित कर लें पुनः एक बार कि किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या है, घनमूल वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर, जिसका घन करने पर क्या होता है, दी हुई संख्या, घन करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या घनमूल होगी। तो अब यहां पर यदि हम इस तरह से समझें इसको कि कोई परिमेय संख्या n, अगर कोई परिमेय संख्या n क्या है, परिमेय संख्या m का घनमूल है, परिमेय संख्या m का घनमूल है। तो यहां परिमेय संख्या n क्या है, ये घनमूल है, और m क्या है, पूर्ण घन संख्या।
तो यहां ये भी आप समझ लीजिए कि यहां m क्या है, यह पूर्ण घन संख्या है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था पूर्ण घन संख्या, और n क्या है, n जो है वह उस संख्या का यानी घन संख्या का क्या है, घन संख्या का घनमूल है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n की पावर 3 इज इक्वल टू m। भाई n यहां परिभाषा आप देखिए, किसी संख्या का घनमूल यानी n घनमूल है, वह मूल संख्या है जिसका घन करने पर अर्थात उसका क्यूब करने पर, तो n को हमने क्यूब किया तो दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए अर्थात m मिल जाए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू ये आपका m, जो स्क्वायर का हम चिन्ह लगाते हैं उसमें हम 3 लिख देते हैं तो वह क्यूब रूट का सिंबल बन जाता है। तो ये क्या है, ये घनमूल का चिन्ह है या उसका संकेत। तो इस रूप में भी हम इसको लिखते हैं। अब बात करते हैं कि पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल हम निकालते कैसे हैं। घनमूल निकालना, घनमूल कैसे निकालें। अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या का हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहां हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किससे, हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि। तो कोई भी संख्या है, उस संख्या का जब हमको क्या करना है, उसका हमको घनमूल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी बात हम करते हैं। तो इसमें मान लीजिए एक संख्या हम कौन सी लेते हैं, हमने लिया 243, तो वो आपका पूर्ण घन अभी हम लोगों ने बात किया 243 उसमें आएगा नहीं, तो हम लेते हैं कौन सा 729। ये एक संख्या है जिसका हमको क्या निकालना है, जिसका घनमूल। तो इसमें हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले जो 729 यानी जो हमें संख्या दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम जानते हैं कि 729 है, इसको आप देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से, तो 3 का 2 बार गया, 2 बार तो 6, 1 बचा, 4 और 3। फिर हमने क्या किया, फिर 3 से लिया तो ये 8 बार गया और 1, पुनः 3 से किया तो 2 बार और 7 यानी 27। फिर हमने 3 से किया 9, पुनः 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। अभाज्य गुणनखंड में हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि नीचे 1 न आ जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया। अब जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहां हम नीचे लिख लेते हैं कि 729 को 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 का 6 बार गुणा करेंगे। तो अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर पहला तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अब समान गुणनखंडों के 3 के समूह यानी त्रिक बनाते हैं। जो हमें क्या मिला है, गुणनखंड में हम क्या करते हैं, 3 का समूह, 3 का समूह, समान गुणनखंड की बात करेंगे का समूह या उसी को हम त्रिक कहते हैं। यह गुणनखंड कैसे होंगे, जो समान गुणनखंड होंगे उनके 3 के समूह बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का एक समूह हमने 3 गुणे 3 गुणे 3 और दूसरा 3 गुणे 3 गुणे 3।
का हमने दूसरा समूह। तो यहां गुणनखंड जो समान है उनके 3-3 के समूह या त्रिक बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसके बाद प्रत्येक त्रिक से, उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे कि प्रत्येक त्रिक से हम क्या करेंगे, एक गुणनखंड ले लेंगे। प्रत्येक त्रिक से क्या करेंगे, एक गुणनखंड। तो अब यहां कितने त्रिक बने हैं, 2। तो यहां 3 में से हमने एक लिया, इन 3 में से एक लिया। फिर क्या करते हैं कि इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे। हमने कर दिया, तो क्या करेंगे, इन गुणनखंडों का आपस में गुणा। तो आपस में जब इनका हम गुणा कर दिए यहां पर, फिर जो हमारा प्राप्त गुणनफल, जो प्राप्त गुणनफल होगा वही क्या होगा, वही उस संख्या का घनमूल होगा। तो यहां इन का जो है 3 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आया, 9, अर्थात 729 का जो घनमूल होगा वह घनमूल कितना होगा, वह घनमूल 9 होगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालते हैं। एक प्रश्न और आपका डीएलएड में पूछा जाता है कि कोई संख्या दी जाती है कि क्या वह संख्या पूर्ण घन संख्या है। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हम इस तरह का लेते हैं कि क्या 243, अगर इस तरह का प्रश्न दें कि क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है, इसमें भी हम वही करते हैं। इसमें 243 जो संख्या है हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 243 तो अब आप 2 से कटेगा नहीं, 3 का 8 बार 24, 1 81 हुआ। फिर 3 से करेंगे तो ये आपका 27 आया। पुनः 3 से करेंगे तो आपका 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो इस तरह आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 243 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 बार 3 आपका आया। और घनमूल में बताया क्या कि घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3-3 का त्रिक बनाते हैं, यानी समान गुणनखंडों का। यहां पर ये, अब ये जो है ये त्रिक नहीं है, ये त्रिक है और ये त्रिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर यह समान गुणनखंडों का त्रिक नहीं बन रहा है और जिनका त्रिक बनेगा वही क्या होंगे, वही पूर्ण घन संख्या होगी। तो आज हम लोगों ने घन और घनमूल है क्या उसकी संकल्पना को देखा और फिर घनमूल निकालने का, यानी किसी पूर्ण घन संख्या के घनमूल को हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको घनमूल निकालने को आएगा तो पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब ही आपको मिलेगा, उसी पर आपको घनमूल निकालने को कहेगा। और या आपका प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि क्या 243 या कोई भी संख्या एक पूर्ण घन संख्या है, अगर वह समान त्रिक बन रहा है तो क्या होगा, वह पूर्ण घन संख्या और त्रिक नहीं बन रहा, अर्थात 3-3 के समूह में कोई शेष बच रहा है, तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर कल घनमूल से ही संबंधित और तथ्यों को लेकर चलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।